हेलो एवरीवन। ये पहला क्लास होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। तो एक्चुअली मैं आपको एम लक्ष्मीकांत को कवर करने की कोशिश करूँगा और ये थोड़ा क्विकली रिवीजन करने में आपकी मदद करे। ऐसे में इसे इस तरह से डेटा मैंने बना के रखा है और मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को रिवीजन कैसे कर चुके हैं एग्ज़ाम से पहले। तो ये पहला टॉपिक हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का होगा, इंडियन पॉलिटी से। तो स्टार्ट होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल की डिमांड कब से स्टार्ट हुई, कि हम लोगों को कब ऐसा लगा कि वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर सेल्फ। तो बात हुई कि सबसे पहले एम एन रॉय 1934 इसी ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो इंडियन पीपल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में डिमांड करना स्टार्ट किया कि ऑफिशियली अभी नहीं किया गया था 1935 में डिमांड कर, लेकिन ये 1931 में जो इनका कराची सेशन हुआ था उसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया गया था और कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में मांग की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। फिर 1936 में हमारा लखनऊ सेशन होता है जहाँ ऑफिशियली डिमांड करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए। और ये प्रेसिडेंट जो 1936 जो लखनऊ सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार डिमांड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। फिर 1940 में ललित गोवा वाइसराय आते हैं जो पहली बार एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फॉर द इंडियंस। देन वेबल्स प्लान से शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो उसने भी काफ़ी एम्फेसाइज किया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कोशिश की जाएगी। देन 1946 ये कैबिनेट मिशन आया, स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड पैथरिक लॉरेंस तीनों के सदस्यता में पहली बार स्टेबलाइज की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये था। तो बात है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम इस बात के बारे में पढ़ाई करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में फाइनली तैयार हुआ 26 जनवरी 1949 को, तो वो किस तरह से तैयार हुआ, वो ऑब्वियस एक फ्लो आता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पहले आए फिर हम उसमें फ्लॉ देखा तो अगले एक्ट में फिर मैंने कुछ और ऐड किए, फिर और अगले रेगुलेशन में फिर अलग कुछ ऐड किया। तो ये एक चार्ट के रूप में, और ताकि एक फाइनल, ऑब्वियस है हम लोग गलती करते हैं तो फिर नेक्स्ट में सुधारने की कोशिश करते हैं। तो वो एक पर्टिकुलरली एक फ़्लो आया कि इस एक्ट में ये था, इस एक्ट में ये फ़्लो था, देन वी क्रिएट ए न्यू एक्ट, उसमें हमने फिर से जो फ़्लो था उसको बेहतर करने की कोशिश की और ये चलते चलते लास्ट में हमारा 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना। वो और उसमें अभी भी मॉडिफाई होते रहते हैं। तो वही है। तो पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। तो इसमें ये क्या है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब कि हमारा जो पावर है जो सेंट्रल में बैठे हैं, दैट मीन्स जो ब्रिटिश क्राउन है या फिर वो जो चला रही है, दैट मीन्स अभी 70 ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी के पास सारा पावर रहेगा, वो जो चाहेगा वही होगा। दैट मीन्स देयर इज़ जो हमारा प्रोविंस रहेगा उनके पास पावर कुछ नहीं रहेगा, जो सेंट्रली उससे जो रूल रेगुलेशन रहेगा, जो सेंट्रली जो ऑर्डर रहेगा, हैव टू फुलफिल दैट। तो उसी रूम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहली बार बना, वो कौन थे? वारन हेस्टिंग। ठीक है, इसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में जाना जाता था और इसे असिस्ट करते 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल असिस्ट करती थी। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में, वो कोलकाता में बना और इसमें टोटल 4 जज थे, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज। जो पहली चीफ जस्टिस थी वो सर एलिगेम पे थी। देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दैट मीन सीओडी का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये थे कंपनी में कंट्रोल करते थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके द्वारा किया गया? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अभी पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में पहुंची नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही ये सब चीज़ें किया जा रहा है। फिर ऑब्वियस है कुछ फ्लॉ थे, उसी को बेहतर कर रेक्टिफाई करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिससे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया। तो इसमें कुछ है नहीं खास पढ़ने लायक। फिर आती है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें हुआ कि
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था कंपनी के कंट्रोल के लिए, तो इसमें दो बनाए गए। कॉमर्शियल अफेयर के लिए COD बनाया गया। COD ऑब्वियस कैश ऑन डिलीवरी, दैट मीन्स कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल अफेयर के लिए COD बनाया गया एंड पॉलिटिकल अफेयर के लिए BOC बनाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो भी पॉलिटिकल अफेयर रहेगा, ऑब्वियस है कि 1770 में से फारूक सियर से उसने दीवानी राइट्स ले ली, तो इन सारी चीज़ों को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा और गिव द रिपोर्ट टू द ब्रिटिश। ओके। और पहली बार एक टर्म यूज़ किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में, दैट इज़ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। दैट मीन्स ये पहली बार हुआ है कि ब्रिटिश अपना पोजीशन इंडिया में ले लिया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो पहली बार ये वर्ड यूज़ किया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। फिर आता है अगला एक्ट, जिसे चार्टर एक्ट 1833, और ये क्या था? फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। एक्चुअली चार्टर एक्ट जो 1833, इससे पहले भी एक आया था 1793, देन आया था 1803, देन 1833, देन 1853। तो ये 20-20 साल के दरमियान आया था। तो 1793 में क्या हुआ था कि इम्पोर्टेंट, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे है, ईस्ट इंडिया एक्टिविटी एज ए कमर्शियल बॉडी एंडेड एंड बिकेम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रॉपरली इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई थी चार्टर एक्ट 1833 में। लेकिन 1793 में क्या गया था, इसको 20 साल का लेवरेज दिया गया था कि 20 साल आपको जो करना करिए। फिर 1803 में क्या गया कि ये 20 साल भी ख़त्म कर दिया गया। बस दो चीज़ कि अब चाइना के साथ ट्रेड कैसे करते हैं, और टी में आपको क्या ट्रेड करना है वो आप खुद कीजिए, वहाँ पे हम इंटरवेन नहीं करेंगे। लेकिन चार्टर 1833 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रॉपरली जो है एक कमर्शियल बॉडी बना जो थी, उसको हटा के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। ठीक है। फिर इसमें ये हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और पहला कौन थे? विलियम बेंटिंग। देखिए इसमें ये हुआ कि फाइनल स्टेप्स ऑफ टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, वहाँ पे देखो कानून नहीं बना था, तो अब ऐसा इस बार अब ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया प्रॉपर तरीके से। और जिससे क्या हुआ कि बम्बे के गवर्नर थे या फिर मद्रास के गवर्नर थे, वो एक डिप्राइव्ड पावर हो गया, उनको कोई भी डिसीजन लेना होता तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पूछना पड़ता था। ठीक है। फिर ओपन कंपटीशन हुआ सिविल सर्वेंट के लिए, जो क्या बोलता है कि सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए, लेकिन इसको बाद में COD ने नेगेट कर दिया कि नहीं, ये नहीं होगा, ओपन कंपटीशन नहीं होगा, वो ब्रिटिश अपने अकॉर्डिंग करेगी। ठीक है। देन आता है चार्टर एक्ट 1853। ओके। तो इसमें ये हुआ कि 6 एडिशनल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिलर बनाया गया, जो काउंसिल के अंदर थी। ठीक है। जो हमारा गवर्नर ऑफ इंडिया जो था उसके काउंसिल में थे, 6 एडिशनल मेंबर लाया गया। उसमें 6 में 4 लोकल प्रोविंस से थे, एक मद्रास थे, एक बॉम्बे था, बंगाल था, आगरा। ओके। तो इसको ये होगा ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में इसे बताया गया। देन स्टार्ट क्राउन रूल। एक्चुअली 1773 से लेकर 1857, दैट मीन्स यहाँ तक। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज़ कॉल्ड कंपनी रूल 73 से 1858। नाउ दिस इज़ कॉल्ड द क्राउन, दैट मीन्स पहली बार ब्रिटिश जो है नॉट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रॉपरली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में इन्वॉल्व हो गई यहाँ पे राज करने के लिए। तो ऑब्वियस है, तो इसमें एक वर्ड आता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो ब्रिटिश क्राउन जीते थे उसने 1857 के विद्रोह के बाद देखा कि सेंटीमेंट ठीक नहीं है ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडियन का, तो उसके बाद ये लगा कि हम खुद चलाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉपर तरीके से नेगेट कर दिया गया था, आपको पता ही होगा पिछले एक्ट में। उसके बाद कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इंडिया में हम लोग बहाल करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश करके और पूरा पावर जो है ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और पहली बार वाइसराय ऑफ इंडिया बनाया गया जो लॉर्ड कानिंग। तो ऑब्वियस है, दैन ही लास्ट गवर्नर
जनरल ऑफ इंडिया भी कौन थे? लॉर्ड कानिंग। और COD एंड BOC, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल अफेयर और कॉमर्शियल अफेयर पर ध्यान देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको अबॉलिश किया गया। फिर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया उसके जगह पे, और उसे 15 मेंबर असिस्ट करते थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो अपना रिपोर्ट तैयार देती थी ब्रिटिश क्राउन को। ओके, कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें नहीं हो रही है, क्या बेहतर करना होगा। ओके, देन आती इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें ये हुआ कि वाइसराय जो है अपॉइंट कर सकता है नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपना एक्सपेंडेड काउंसिल में। तो उसने 3 जो है लोगों को अपॉइंट किया था। ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कौन है? किंग ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। ठीक है, और हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पहली बार जो है प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, दैट मीन्स मद्रास एंड बॉम्बे को कुछ कुछ पावर दिया गया। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ। कैनिंग ने ही स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो सिस्टम। दैट मीन्स कि अब ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, अलग अलग डिपार्टमेंट पावर को बांटा जा रहा है। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री सब वाइसराय देख रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री सब वाइसराय देख रहा है। तो पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ कि अलग अलग मिनिस्ट्री बनाया कि आपको अलग अलग काम दिया गया। फिर ऑब्वियस है वाइसराय ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो ऑब्वियस है, मान लीजिए काउंसिल में लोग नहीं है, जरूरी हो गया कि कोई कानून बनाना है तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। उसी तरह जैसे हमारा प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, और वो 6 मंथ के लिए होता है। जैसे अभी भी हाँ, अगर मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस इशू करती है प्रेसिडेंट, तो वो 6 महीने के लिए होता है। और साथ में प्लस में वो अगर मान लीजिए पार्लियामेंट आ गई, गवर्नमेंट बन गई, तो उसको 6 वीक के अंदर वो ऑर्डिनेंस को पास करना होगा एज ए एक्ट। तो दैट मीन्स अगर ऑर्डिनेंस कोई पास होता है तो 6 मंथ 6 वीक का टोटल लाइफ स्पैन रहता है। ठीक है, फिर 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, एक बंगाल में बना, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटाइल प्रोविंस एंड एक पंजाब। ओके, देन आ जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे या सेंट्रल में और प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दिए गए। लेकिन हुआ क्या, ऑफिशियल जो लोग थे वो मेजोरिटी में थे, तो फिर उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि अगर कोई वोटिंग होगी किसी कानून के अकॉर्डिंग तो वो तो जीत ही जाएंगे। तो ये था पहली बार हुआ कि बजट जो है कि वो डिस्कस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। 1860 में स्टार्ट हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो वाइसराय थे। तो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 16 से 60 कर दिया गया, और नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है प्रोविंस में कर दिया। ठीक है, आप लोग मेजोरिटी कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल में है अभी भी मेजोरिटी जो है ऑफिशियल्स की होगी। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं पार्लियामेंट में, डिस्कस वगैरह हो गया तो उस टाइम। फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई, वो पहले मेंबर थे। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और किसका हुआ, मुस्लिम लोगों का। और एक मिंटो इज़ द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोट। इसमें कम्युनल इलेक्ट्रोट में क्या होता था कि एक मुस्लिम इलाका है तो वहाँ पे एक मुस्लिम नेता ही खड़ा होगा और सारा मुस्लिम लोग उस उसी मुस्लिम को वोट देंगे। दैट मीन्स ऐसा रिजर्व सीट नहीं था, मतलब कम्युनिटली रिजर्व था कि कोई अगर मान लीजिए सिख हैं तो उसके जगह सिख आदमी होगा, सिख वोट वो सिख व्यक्ति को ही वोट देंगे। 2 सिख खड़ा होगा तो दोनों में से एक कोई जीत जाएगा, लाइक दैट। फिर सेपरेट परसेंटेज ओबियस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ अलग, उसके लिए VC वगैरह वो अलग अलग बनना स्टार्ट हुआ। फिर आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से। मॉन्टेग्यू थे हमारा सेक्रेटरी, चेम्सफोर्ड थे वाइसराय। इसमें 20 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम लोग धीरे धीरे अपना पावर ट्रांसफ़र कर देंगे इंडियन को, और वो दैट मीन्स का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया के लिए ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे पावर डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि हमारे लिए कोई पर्टिकुलर पोस्ट जो अब इंडियन के लिए रिजर्व कर दिया, ऐसे ऐसे करते एक ग्रेजुअली हम पावर पूरा दे देंगे। फिर डायरकी सिस्टम लाएगा। डायरकी इसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट बांटा गया है कि कुछ नियम जो सिर्फ सेंट्रल बना सकती है, कुछ प्रोविंस बना सकती है। ओके, लेकिन प्रोविंस को में 2 बांटा हो गया, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट में है कि प्रोविंस अपने अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट उसमें कानून बना लेगा, लेकिन कुछ रिजर्व सब्जेक्ट है जो
कानून तो बना सकती लेकिन उसको ऑर्डर लेना पड़ेगा सेंट्रल से, तो और सेंट्रल जो बोलेगा उसे मानना पड़ेगा। इट वॉज एज सिंपल। फिर बाई कैमरलिज्म स्टार्ट हुआ, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है उसी तरह काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना। पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वो 1926 में बना, वो ली कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर जो हमारा वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था वो तो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी, जो कानून बनाया करते थे, उसमें 6 में से 3 मेंबर जो इंडियन थे, और कमांडर इन चीफ जो है वो कमांडर ऑब्वियस है, मतलब एग्जीक्यूटिव का मैन जो था वो ब्रिटिश ही रहेगा, लेकिन अलग जो उसके बाद भी 3 अलग मेंबर एग्जीक्यूट कर सकते थे। फिर स्टैट्यूटरी कमीशन बना, वो इसलिए बना ताकि हमारा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या क्या फ्लॉ था उसको क्या बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए एक कमेटी बनी जो 10 साल के बाद बनेगी, जो रिव्यू करेगी उसी, और नए कानून या फ्लॉज बनाने होंगे, नए नए नियम, तो वो रिव्यू करके बनाएगी, और उसी को लेकर साइमन कमीशन गठित हुई थी। अब इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे।